आप सबका एडवर्बर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह। 12वीं की फिजिक्स में हम लोग पिछले अध्याय में वैद्युत चालन और ओम का नियम इसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है अध्याय 6। क्या है ये? किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इस किरचॉफ के नियम और इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले हमको वैद्युत सेलों के बारे में जानना है कि वैद्युत सेल क्या होते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाने के लिए आप बैटरी से जोड़ते हैं, कोई सोर्स जोड़ते हैं। छोटे से डिवाइसेस को आपके जैसे कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आपकी घड़ियां हैं, इनमें आप सेल यूज़ करते हैं। ये सेल ही क्या करते हैं कि अपने रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और उस डिवाइस को चलाते हैं। तो इन्हें हमें विद्युत सेलों के बारे में जानना है कि ये विद्युत सेल क्या होते हैं और किस तरह से इनके विद्युत वाहक बल होते हैं, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी लेनी है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि विद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। विद्युत सेल देखिए क्या होता है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये रासायनिक ऊर्जा आपकी कहाँ से है, कैसे है, थोड़ा सा इस पर भी जानते हैं कि जैसे कोई भी सेल जो हम लेते हैं, इस सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं, विद्युत अपघट्य यूज़ करते हैं तथा दो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं, दो इसमें रॉड्स यूज़ करते हैं, प्लेटें दो यूज़ करते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक का काम है धनावेश इकट्ठा रखना और एक पर ऋणावेश इकट्ठा होता है। जिस पर धनावेश इकट्ठा होता है उसको हम एनोड कहते हैं और जिस पर ऋणावेश इकट्ठा होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो इस तरह से ये एक विद्युत सेल को दिखा रहा है कि विद्युत सेल में आपका विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोड्स हैं और इसको प्रतीक के रूप में हम इस तरह से सर्किट में दिखाते हैं। एक बड़ी लाइन जो रहती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और जो आपकी छोटी लाइन है ये आपके नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है, दिखाता है। अब ये जो वैद्युत सेल हैं, ये वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत सेलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। ये दो तरह के आपके सेल हैं, एक है प्राथमिक सेल और एक है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उन सेलों को कहते हैं जिनका एक बार आप यूज़ कर लीजिए और उसके बाद फिर उनको फेंक दीजिए, फिर दोबारा से हम उसको चार्ज करके यूज़ ना कर पाएँ, ये आपके प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स अभिक्रिया करते हैं और ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब फिर हम दोबारा उसको वापस नहीं कर सकते हैं। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के कारण इनका हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं। जैसे आपके लेक्लांसे सेल हैं, डैनियल सेल है, वोल्टिये सेल है और जो शुष्क सेल हम टार्चों या घड़ियों में यूज़ करते हैं। ये आपके प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही आपके द्वितीयक सेल में आप जानते हैं बैटरी जिसको आप कहते हैं और उसको चार्ज करने के लिए भेजते हैं, बार बार उसको चार्ज करके यूज़ करते हैं, तो ये रिचार्जेबल होता है और इसको हम संचायक सेल भी कहते हैं। इसका उदाहरण भी आपका सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसमें होती है, मतलब हम रिएक्शन को जिस डायरेक्शन में ये हो रहा है उसके फिर चार्ज करने पर इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। इसीलिए ये जो डायरेक्शन, मतलब ये जो क्रिया होती है ये उत्क्रमणीय कहलाती है। अब आइए हम लोग इस सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में जानते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, ये कोई बल नहीं है। क्या है? ये पूरे परिपथ में सेल द्वारा किया गया कार्य इकाई आवेश में है। इकाई आवेश द्वारा पूरे परिपथ में सेल सहित ये प्रवाहित होने में किया गया कार्य, ये सेल का विद्युत वाहक बल है। इसका मतलब एकांक आवेश में किया गया कार्य ये विद्युत वाहक बल है, ना कि ये बल है। सबसे पहले ये जान लिया जाए। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित
प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से लिखते हैं। अगर आवेश Q ये पूरे परिपथ में सेल सहित घूमने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य ये W है, तो E बराबर W/Q। इसका भी मात्रक क्या हुआ, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, इसको हम वोल्ट के रूप में लिखते हैं। अब देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल यही चीज़ इसमें है, सेल सहित ना लेकर के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर हम लेते हैं तो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिस विद्युत वाहक बल एक सेल का ई यहाँ दिखाया गया है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल। यहाँ ये कुछ रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, इन रेजिस्टेंस के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। ये आपके श्रेणी क्रम में है तो Q ही आवेश सब में प्रवाहित होगा। इनके सिरों के बीच किया गया कार्य यदि W1, इनके सिरों के बीच किया गया कार्य W2, इनके सिरों के बीच किया गया कार्य यदि W3 है तो टर्मिनल विभवांतर यही V1 होगा। V1 बराबर W1/Q। ऐसे ही टर्मिनल विभवांतर V2 बराबर W2/Q। ऐसे टर्मिनल विभवांतर V3 बराबर W3/Q। या इस तरह से अन्य भी रेजिस्टेंस जोड़े रहेंगे तो उनके दो पॉइंट के बीच में हम टर्मिनल विभवांतर ले सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। और सेल का जो विद्युत वाहक बल हुआ वो W/Q। तो ये जो W हुआ इन टर्मिनलों के बीच किए गए कुल कार्यों के योग के बराबर होगा, मतलब W1 + W2 + W3 + एंड सो ऑन बाई Q। इनको अगर हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये W1/Q + W2/Q + W3/Q + एंड सो ऑन। अब देखिए ये आपका W1/Q क्या है, आपका इस पहले जो हमने दो पॉइंट लिए हैं V1 पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाया गया है, यही टर्मिनल विभवांतर है, तो W1/Q की जगह पे हम V1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये E बराबर आपका V1 + V2 + V3 + एंड सो ऑन। इसका मतलब पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा इस परिपथ के विभिन्न बिंदुओं के बीच लिए गए टर्मिनल विभवांतरों के योग के बराबर होगा। अब हम जानते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ यूज़ किए गए हैं, हम जानते हैं कि जब कोई भी हम सर्किट जोड़ते हैं तो उस सर्किट में धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है। कैसे होता है, सर्किट में बाहर, सेल के बाहर धारा का प्रवाह ये प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ होता है, लेकिन सेल के भीतर जो धारा का प्रवाह होता है ये माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल, बाहर तो प्लस से माइनस की तरफ होगा और भीतर सेल के भीतर ये माइनस से प्लस की तरफ होगा। तो सेल के भीतर जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, इसी को हम कहते हैं इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध तो आप जान ही रहे हैं कि भाई विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है धारा के प्रवाह में वो आपका वैद्युत प्रतिरोध हो गया, और सेल के भीतर जो धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है इसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध लगाता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल r से इसको हम डिनोट करते हैं। अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर यह निर्भर करता है आइए इसको देखते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है आपका सेल के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ही ज़्यादा सेल के प्लेटों के बीच की दूरी होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट से होकर इसको गुजरना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होगा और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये अनुक्रमानुपाती है। दूसरा है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा कर दिया जाएगा तो प्लेट के क्षेत्रफल ज़्यादा हो गए, अब आपके अवरोध का मान और ज़्यादा हो गया, मतलब धारा को पहुँचने में और भी ज़्यादा अवरोध या प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है आपका
विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। यदि विद्युत अपघट्य को सांद्र कर दिया जाए, मतलब और गाढ़ा कर दिया जाए, तो और गाढ़ा करने पर क्या होगा कि इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में और ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। तो और ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध सेल का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चौथा है कि यह विद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अन्य अन्य तरह के विद्युत अपघट्य यूज़ करेंगे, विभिन्न तरह के आप ये इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, तो हर इलेक्ट्रोडों के अलग अलग, हर विद्युत अपघट्यों के अलग अलग उनके प्रकृति के कारण अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनका अलग अलग होता है। अब ये जानिएगा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निश्चित भी नहीं रहता है। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता, बल्कि सेल को उपयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब जैसे हम ड्राई सेल, शुष्क सेल यूज़ करते हैं, जो उसमें शुरू में आप देखते हैं कि आपको पर्याप्त रोशनी टार्च में आपको मिलती है या घड़ियाँ आपकी चलती हैं। कुछ दिन चलने के बाद, धीरे धीरे यूज़ करने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। कैसे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया के कारण उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। इसी अनुत्क्रमणीयता के कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि सेल अपने बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह कर ही नहीं पाता है, वो सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध में ही व्यय हो जाता है और सेल हमारा खराब हो जाता है। फिर हम उसको फेंक देते हैं, नया सेल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये प्राइमरी सेल होता है। अंतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, रिलेशन एमंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सर्किट यहाँ देखिए दी गई है। ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सेल के भीतर जो धारा का प्रवाह होगा उसकी दिशा ये है, और सेल का ईएमएफ ये ई है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल आर है। इसके एक्सटर्नल सर्किट में, इसके बाह्य परिपथ में एक आर रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। एक ये कुंजी आपका के है। इसमें धारा का प्रवाह नापने के लिए, धारा का मान नापने के लिए एक एम्पियर मीटर, ये मीटर ए ये जोड़ दिया गया है श्रेणी क्रम में, और एक वोल्ट मीटर ये इसके समांतर क्रम में लगा दिया गया है। ये इस बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर वी को नापेगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि इस परिपथ में आई विद्युत धारा ये टी समय तक प्रवाहित हो रहा है। सपोज कर लिया हमने आई ये विद्युत धारा ये टी समय तक प्रवाहित हो रहा है। तो जो प्रवाहित आवेश का मान होगा कितना हो गया, Q बराबर आई टी। Q की वैल्यू हो गई आई टी। अब देखिए, ये Q आवेश ये है इस सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होगी वो इस विद्युत सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर हुआ। मतलब W बराबर E इंटू क्यू, क्योंकि E बराबर W बाई क्यू हम लिखते हैं, तो W बराबर हो गया E इंटू क्यू। इस Q की जगह पे हमने लिख दिया आई टी, तो W बराबर हो गया E इंटू आई टी। अब देखिए, सेल के बाहर जो प्रतिरोध आपका R है, इनके सिरों के बीच वोल्टेज कितना है, विभवांतर कितना है, V है। अतः विद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य, अगर हम इसको एक्सटर्नल वर्क डन कहें, W एक्सटर्नल कहें, तो ये कितना हो गया, V और इंटू Q बराबर आई टी, तो V आई टी हो गया। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, वैद्युत अपघट्य में जो विभव पतन होगा अगर ये V डैश है, जब सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो जाहिर है सेल के भीतर भी जो आपका ईएमएफ है या जो वोल्टेज है वो गिरेगा प्रतिरोध के कारण। तो वोल्टेज पतन या वोल्टेज में कमी ये अगर V डैश हो जा रहा है, तो V डैश बराबर ये आई आर, आई धारा ये अंदर भी प्रवाहित हो रही है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस में सेल के भी धारा आई ही प्रवाहित होगी, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज हुआ वो V डैश बराबर आई आर हो गया। अतः वैद्युत सेल के भीतर किया गया कार्य W इंटरनल V डैश ये वैल्यू और इंटू आई टी, और V डैश का मान हम आई आर अगर लिख दें तो आई आर से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया।
तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल किया गया कार्य हुआ इस एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन इन दोनों के योग के बराबर हो गया। तो W बराबर हो गया W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। अब देखिए इस W का मान कितना है, W की वैल्यू हो गई आपकी E इंटू आई इंटू टी, ई इंटू आई इंटू टी हो गया। एक्सटर्नल जो आपका है वो कितना है VIT, तो ये W एक्सटर्नल हमने लिख दिया VIT और इंटरनल का मान यहाँ से हमने लिख दिया I स्क्वायर RT। तो इस तरह से इसमें IT आप कैंसिल कर दीजिए, सब में आपको क्या मिल जाएगा E इक्वल्स टू बी V प्लस IR या V इक्वल्स टू बी E माइनस IR। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि आपका जो टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमेशा E से कम है। कब? V की वैल्यू E से कम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये ज़्यादा है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये कम है, V इज लेस देन E। कब? जब सेल निरावेशित हो रहा है, मतलब सेल से जब धारा प्रवाहित हो रही है, सेल किसी सर्किट में जुड़ा हुआ है और सेल से धारा बह रही होती है, तब पोटेंशियल डिफरेंस का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। और यही आपको हम एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं कि जब हम सेल को चार्ज करते हैं, तो जब सेल को चार्ज करेंगे तो आप देखिए जब हम सेल से विद्युत धारा लेते हैं तो बाह्य परिपथ में धारा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल के बीच प्रवाहित हुआ, लेकिन सेल के भीतर ये माइनस से प्लस की तरफ बह रहा है। लेकिन जब हम चार्ज करते हैं तो यह I माइनस आई हम लिख सकते हैं, आई की जगह पे माइनस आई हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आई की जगह पे यदि हम माइनस आई लिखते हैं और जब चार्ज होगा तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ भी धारा का प्रवाह होगा। इस तरह से हम V इक्वल्स टू बी ई प्लस आई आर लिख सकते हैं। और वोल्टेज यहाँ अब ज़्यादा हो गया किससे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। तो जब सेल आवेशित हो रहा होता है, जब हम सेल को चार्ज करते हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V का मान ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा होता है। यहाँ एक चीज़ भी हम जान गए। और अब आइए देखते हैं कि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जैसे विद्युत वाहक बल सेल का E जो है ये इस तरह से स्थिर है कि जिस तरह से हम सेल से वोल्टेज ले रहे हैं, विभव पतन आपका हो रहा है, तो अधिकाधिक धारा का आप प्रवाह ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि I की वैल्यू 0 हो जाए, यदि I की वैल्यू 0 हो जाए, तो I की वैल्यू यदि हम यहाँ 0 लिख दे रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो जा रहा है, V इक्वल्स टू बी E हो गया। अब देखिए यदि हम V इक्वल्स टू बी आई आर लेते हैं, जो बाह्य परिपथ में आपका वोल्टेज है V, इसमें प्रवाहित धारा I है, तो ये V बराबर I इंटू आर हो गया। V इक्वल्स टू बी आई आर ये हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं और इसका मान हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ से आई आर की जगह पे हम लिख सकते हैं E माइनस वी, आई आर की जगह पे आई आर की E माइनस वी ये लिख दिया गया, और R बराबर हो गया E माइनस वी बाई आई। और इस समीकरण से, समीकरण 2 से I की जगह पे V बाई आर हम लिख सकते हैं। तो I की जगह पे हमने V बाई आर लिख दिया, ये R ऊपर चला गया और E बाई वी और माइनस V बाई वी, तो V बाई वी का मतलब 1 हो गया। R बराबर, स्मॉल r बराबर जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R E बाई वी माइनस 1। इससे हम एक रिलेशन प्राप्त करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस हो, आपका धारा प्रवाह ना दिखाया गया हो, इसमें धारा ना दिखाया गया हो। और जब धारा का मान यहाँ 0 होगा तो E और V ये बराबर होगा। ये भी हम एक कंडीशन जानेंगे। यहाँ जब धारा हमको किसी न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है और हमको इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन चाहिए, तो R इक्वल्स टू बी कैपिटल R E बाई वी माइनस 1 होगा। ये इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। समीकरण 2 में V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से V का मान V बराबर आई आर है, ये समीकरण 1 में हम लिख देते हैं। तो V की जगह पे हमने लिख दिया आई आर और E माइनस आई आर, E माइनस आई आर हो गया।
ई बराबर हम लिख सकते हैं आई आर, और इसको इधर ले आए तो प्लस आई आर हो गया। तो यहाँ से हम आई बराबर प्राप्त कर सकते, आई बराबर हो गया आपका आर प्लस सॉरी ई बराबर हो गया आपका, आई कॉमन कर लें, आर प्लस आर हो गया, यहाँ से आई बराबर हो गया ई बाई आर प्लस आर। तो यहाँ से हम परिपथ में प्रवाहित धारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर हमको मान पता है तो ई बाई आर प्लस आर मतलब कुल प्रतिरोध का मान अगर हमको मालूम है और कुल विद्युत वाहक बल का मान मालूम है, तो इनका जो अनुपात है ई बाई आर प्लस आर, यही उस सेल से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि आज हम लोगों ने ये सेल के बारे में जाना, सेल के प्रकार जाना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जाना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल का संयोजन किस तरह से करेंगे, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।